अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जो है वो पहले ऊपर की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सेल ऑफ गुड एक्ट की जो है वो पढ़ ली हैं तफसीली तौर पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन वारंटी। कंडीशन और वारंटी दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। कंडीशन जो है वो एक शराइत है और वारंटी बिल्कुल गारंटी की तरह है कि हम उसे एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पर गुड्स की बात है तो वारंटी है, वहाँ इंडिविजुअल्स की बात थी तो वहाँ गारंटी थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अच्छा जी, कंडीशन को समझने के लिए हमें ये लाइन समझनी है, ठीक है। ये लाइन जो है वो यहाँ मौजूद है। इस लाइन में जो है वो तफसीली बातें मौजूद है, लेकिन एक वर्ड यहाँ स्टिपुलेशन लिखा हुआ है, एक वर्ड जो है यहाँ रिप्यूडेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों की पहले मीनिंग लिख लें ताकि समझना आसान हो जाए। स्टिपुलेशन के मायने हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ख़ास शराइत, ठीक है। दूसरी तरफ रिप्यूडेटेड के मायने हैं रिजेक्टेड, मना कर देना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारी आती है अ कंडीशन इज़ अ स्टिपुलेशन। कोई एक स्पेसिफिक जो है वो क्या है, शराइत है। इसेंशियल टू द मेन पर्पस, लाजमी है कि मेन पर्पस पूरा होने से पहले की जाए, ठीक है। मेन पर्पस के लिए वो शराइत लाजमी है, ठीक है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज, कि इसका ब्रीच यानी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं की गई तो इस सिचुएशन में एक राइट मिल जाएगा किसको, जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, कि वो रिप्यूडेटेड कर दे, उसे रिजेक्टेड कर दे, मना कर दे। क्लियर है? अच्छा जी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं जो हूँ वो आपको ये कार सेल करूँगा, कल मैं ये गाड़ी आपको लाकर दिखाऊंगा और इस गाड़ी को मैं आपको चलाकर इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब ए ने कहा कि आप ऐसा करेंगे, तब मैं ये गाड़ी जो है वो बी से परचेज करूँगा, ठीक है जी। अब हुआ यूँ कि ए ने कह तो दिया कि मैं ये सब टेस्टिंग करूँगा, बी अगले दिन गाड़ी लेकर नहीं आया, तीसरे दिन आया और कहने लगा आपने तो कहा था आप तीसरे दिन खरीद लेंगे। तो उसने वहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं की, शराइत पूरी नहीं की। इस सिचुएशन में उसके पास उस कॉन्ट्रैक्ट को मना करने का क्या मिल गया, उसे राइट मिल गया कि उसने कंडीशन वहाँ फुलफिल नहीं करी, तो यहाँ आप इसको परचेज़ नहीं करने की, उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसे परचेज़ करें। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं की थी। आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास जो है मौजूद है वारंटी, ठीक है जी। अच्छा जी, वारंटी के लिए ये डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है तफसीली, विच इज़ अ वारंटी इज़ अ स्टिपुलेशन, वही कहानी है, कोलेटरल टू द मेन पर्पस से जुड़ी हुई है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द क्लेम टू द डैमेज। देखें वहाँ क्या था, रिप्यूटेशन था, रिप्यूटेटेड था कि आप कैंसिल कर दें। यहाँ पर क्या है, आपके पास राइट किस चीज़ का है कि आप डैमेज वसूल कर लें, जो आपका नुकसान हुआ है वो नुकसान वसूल कर लें, आप उस गुड को वापस कर कर पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। जो मोबाइल है उसकी वारंटी होती है, बैटरी ख़राब हो गई तो हम आपको एक्सचेंज करके न्यू बैटरी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो आपने मोबाइल जो है वो आप वापस करके नया मोबाइल परचेज़ कर लें, ये नया मोबाइल जो है उस दुकान वाले से ले लें। तो ये क्या है, वारंटी है। वारंटी में क्या होता है, आप डैमेजेस, जो नुकसान हुआ है उसको क्लेम कर सकते हैं कि आपको वारंटी दी गई थी कि गाड़ी के टायर जो है वो 3 साल तक ख़राब नहीं होंगे, इफ़ अगर ख़राब हो गए तो आप उसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अपना डैमेज वसूल कर सकते हैं। अभी 5,000 रुपये के थे, आपने कैश ले लिया 5,000 रुपये, नए टायर लगवा लिए, ये है वारंटी। बट आगे इसमें आगे क्या कह रहा है, बट नॉट टू आर राइट टू रिजेक्ट द गुड एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेशन। रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना ही जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, ना उस गुड को रिजेक्ट कर सकता है, ना उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। वारंटी में सिर्फ क्या किया जाएगा, डैमेज वसूल किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो सकता। क्लियर है? अच्छा, नीचे जो है वो यहाँ से लेकर, अगर किसी का दिल चाहे एग्जाम्पल पढ़ने का तो यहाँ से लेकर जो है वो सफ़र तक एग्जाम्पल ये पढ़ सकता है। उसमें यही मोबाइल वाली दी हुई है कि जो मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, सही काम नहीं कर रहा, आप उसको जो है वो, क्योंकि उसकी वारंटी थी, आप उसे जाके क्या करा लें, अपना जो नुकसान हुआ है उसे रिफ़ंड करवा लें, या जो एक्सचेंज कराना चाहे तो एक्सचेंज करा लें, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा।
अच्छा जी, नीचे हमारे पास कुछ कंडीशंस आ रही हैं कि सबसे यहाँ पर हमारे पास ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। कंडीशन पीछे कंडीशन में पढ़ा, वारंटी यहाँ पे पढ़ा। कंडीशन को ट्रीट किया जाए कैसे? वारंटी की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शराइत को वारंटी की बिना पर किया जाए कि अगर आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की तो जो नुकसान होगा वो आप भरेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसके नीचे जो है वो कुछ वो लिखी हुई है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कि कंडीशन हमने पीछे पढ़ा, कंडीशन अगर ब्रीच करी जाए कि उससे जो है वो कहा गया था कि एक दिन पहले जो है आप आके अपनी गाड़ी चेक करवा दें हमें, और उसने नहीं कराई, इस सिचुएशन में जो है वो क्या करेगा? ठीक है, वहाँ पर तो था कि हम इसको रिफ्यूज़ कर देंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर बात ये हो रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशन की बिना पर ना लें, वारंटी के बिना पर लें और अपने डैमेजेस वसूल कर लें। पहली कंडीशन कह रहा है वेयर द बायर वेव्स द कंडीशन। अगर बायर कोई कंडीशन वेव कर दे, देखें आपके पास राइट तो है, क्या राइट है आपके पास कि आप बासानी तौर पर क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा कि देखो हमने आपसे कहा था कि आप हमें ये 5 लाख प्रोडक्ट जो हैं ये चेक कराकर फिर हमें जो है वो आप सेंड करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चेक कराकर सेंड करेंगे। आपने सेंड तो कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव को चेक नहीं कराया गया। अब हमारे पास राइट है कि हम क्या कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह, सो माजरत, हमारे पास राइट है कि हम क्या करें, उस कॉन्ट्रैक्ट को, शिपमेंट को रिजेक्ट कर दें। राइट है, बिल्कुल राइट है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसमें 4 प्रोडक्ट जो है वो 5 लाख में से 4 प्रोडक्ट जो हैं वो ख़राब है, आप इन 4 को रिफंड कर दें या एक्सचेंज कर दें, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बहाल रखते हैं। हमने उस कंडीशन को वेव कर दिया, बिल्कुल सिरे से छोड़ दिया। जिस तरह कॉमर्स के स्टूडेंट ने अकाउंटिंग का पेपर वेव कर दिया, अकाउंटिंग का पेपर नहीं दिया। क्लियर है? अच्छा, when the buyer elect to treat it as a warranty, कि बायर जो है उस कंडीशन को रखे ही किस तरीके से, वारंटी के बिना पर। अ बायर गिव द नोटिस टू हिज चॉइस ऑफ मेकिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय द सेलर एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। कि वो क्या कहे कि आपने जो करंट कंडीशन जो है ब्रीच करी है, कंडीशन फुलफिल नहीं करी है, मैं अब उसका क्या लूँगा, डैमेज क्लेम करूँगा, क्योंकि हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप जो है वो मुझे एक दिन पहले लाकर अपनी गाड़ी चेक कराएंगे, आपने नहीं कराई, तो अब मैं इसके आपको कम पैसे दूंगा। अगर आपको सही लगता है आप कॉन्ट्रैक्ट करें, नहीं लगता तो आप नहीं करें। ठीक है, तो क्या देगा उसके बदले, वो उसको डैमेज क्लेम करेगा जो नुकसान उसको हुआ। अच्छा जी, थर्ड केस आ रहा है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल was not severable and buyer has accept the good or part of their breach or any condition to be fulfilled by the seller। ठीक है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है वो एक आइडिया जनरेट कर लें। अच्छा देखिए, हम वर्ड्स को ज़रा अपने मजबूत कर लें, मीनिंग्स पता होनी चाहिए ताकि जो है वो आपके लिए ईजी रहे पेपर करना। अच्छा जी, क्योंकि थोड़े से मुश्किल अल्फाज भी कभी कभी ना आ जाते हैं जिनके मीनिंग नहीं पता होते, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या बात हो गई। अच्छा जी, देखें आपके पास जो है वो क्या मौजूद है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, सॉरी ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या किया जाए। बहुत मामूली सी बात थी। कैसी मामूली सी थी कि राहत फ़तेह अली ख़ान या आतिफ असलम को कहा गया था कि आप एक दिन पहले आकर अपना डेमो दे दें, देन नेक्स्ट डे आकर आप, इतने बड़े सिंगर को आप जो है वो डेमो के लिए बुलाएंगे, कि आपको क्या पता नहीं है। बात क्या है, बिल्कुल छोटी सी है कि वो डेमो दे या ना दे, आपको पता है वो कैसा गाता है। ठीक है, अच्छा एक और ले लेते हैं। माइनर सी कंडीशन दी, माइनर सी कंडीशन वॉज कि आपने जो पेमेंट करनी है ना वो बाय चेक करनी है। ठीक है, आपको जो पेमेंट करनी थी बाय चेक करनी थी, आपने गलती से चेक पर डेट डाल दी 3 दिन बाद की, कि भाई 3 दिन बाद आप ये निकालें, जबकि आज की डेट डालनी थी। ठीक है, माइनर सी कंडीशन है, आपको कहा गया था आप चेक जो है वो आज का बनाए, आपने गलती से 3 दिन बाद का बना दिया। माइनर कंडीशन जब भी होगी तो
जो बायर है वो उस कंडीशन को वेव कर देगा, छोड़ देगा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। ठीक है जी। 2.1 पे चलते हैं, वारंटी एम्प्लॉयड अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट। वारंटी जो है वो किस तरीके से एम्प्लॉयड होती है और क्या उसका तरीक़ेकार होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये 4 कंडीशंस हैं। ठीक है। एम्प्लॉयड वारंटी टू क्वाइट पोजेशन। ठीक है। अब बायर हैज़ द राइट टू ऑफ क्वाइट पोजेशन, खामोशी से अपने पास रख ले, ऑफ द गुड परचेज, जो उसने गुड परचेज किया, एंड नो वन शुड इंटरफेयर इन द राइट ऑफ द बायर। बायर के राइट पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट इफ द बायर इज डिसरप्टेड फॉर सर्टेन डिफेक्ट regarding the possession of the good, then the buyer can sue the seller for loss suffered। जो नुकसान उसको हो गया कि जो प्रोडक्ट उसके पास रखी गई थी वो डिफेक्टेड थी, कि कहा गया कि आप ये रख लें अपने पास, और वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट थी। इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो बायर ने सफ़र किया, उस सिचुएशन में जो सेलर है वो उसकी जो है वो पेमेंट करेगा। देयर इज एन एम्प्लॉयड warranty that the seller shall not nor shall anybody claim under him a superior title or under the authority interfere with the quiet employment of the buyer। बायर की जगह पर कोई और नहीं कर सकता, जो ये क्लेम है बायर कर सकता है, या बायर का कोई रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। बायर के रिप्रेजेंटेटिव में फादर्स आ गए, भाई हो गया, ठीक है, घर के जो लोग हो गए, ये हो गए जो बिल्कुल करीबी भाई बहन और ये सब लोग होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, ये सब कर सकते हैं, या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इस पर इंटरफेयर कर सकता है। अच्छा जी, एम्प्लॉयड वारंटी अगेंस्ट इनक्यूम्बेरेंस। इनक्यूम्बेरेंस जो है वो क्या है, बोझ है। द बायर शुड हैव द गुड फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। बायर के पास जो गुड है उसमें कोई डिफेक्ट जो है वो अगर मौजूद नहीं है, वुड दैट एनीबडी बायर इज रिक्वायर्ड टू। हाँ, अगर उसमें कोई नुकसान जो है वो किसी वजह से पहुंचा गया, या किसी ने उस प्रोडक्ट को जो है वो ख़राब किया फ्रॉम द सेलर साइड, तो इस सिचुएशन में सॉरी मुझे कुछ मैसेज आ गया था। हाँ, इन केस कोई जो है वो नुकसान किया जाएगा सेलर की तरफ से, तो उसको वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। एम्प्लॉयड वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। एम्प्लॉयड वारंटी है बिल्कुल कि अगर जो है बायर ने ऑब्जर्व किया कि वो जो गुड भेजी जा रही हैं वो इस्तेमाल शुदा है, ये सही नहीं है, तो बिल्कुल ये सीधी बात है कि आपने वो बिल्कुल सही देनी है। ठीक है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद एम्प्लॉयड जो है वो हो गई, अगर नुकसान है, ख़राब हुई भी है, तो आपने उसको सही कर कर देनी है। एम्प्लॉयड वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ द गुड। एम्प्लॉयड वारंटी जो है टू डिस्क्लोज द डेंजर नेचर, कि अगर कोई नुकसान की कोई बात है, सेलर जो है उसको बताए बायर को कि अगर आप इसे ठंडी जगह रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, अगर गर्म जगह रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा। बायर सेलर की ये फ़र्ज़ है कि वो इस बारे में बताए कि अगर कोई भी नुकसानदेह बात इससे हो सकती है। इफ़ अगर नहीं बताता और कोई नुकसान हो जाता है, इस सिचुएशन में जो आपका जो कौन है, सेलर है, वो क्या हो जाएगा, इसमें डैमेजेस उसको जो है वो पे करने पड़ेंगे फिर। ओके, कंडीशन एम्प्लॉयड बाय सेलर ऑफ गुड एक्ट। कंडीशंस, अब पहले हम पढ़ रहे थे वारंटी के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयड कंडीशन एज टू बी टाइटल ऑफ गुड। एम्प्लॉयड कंडीशन है कि टाइटल जो है वो, यानी कि शराइत क्या है, कि जो आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है उसका टाइटल क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो सामान आप उसको सेल कर रहे हैं वो चोरी शुदा हो, या किसी से छीना हुआ हो, या कोई भी इस तरह का कोई वाक़या हो, जो भी प्रोडक्ट है वो उसकी परचेज्ड हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो
एम्प्लॉयड कंडीशन दैट द गुड मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद देयर डिस्क्रिप्शन, के जो गुड आप, ये कंडीशन है, एम्प्लॉयड है, बताने की ज़रूरत नहीं है, जो गुड आपके पास मौजूद है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उसके बारे में जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। ऐसा ना हो कि आप जो है वो फरारी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और सामने जो है वो आपकी खड़ी हुई है, वो क्या खड़ी हुई है, एफएक्स खड़ी हुई है। ठीक है, आप बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो दास्तान बता रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, जबकि प्रोडक्ट में एक्चुअली वो चीज़ें मौजूद हैं ही नहीं। ठीक है, इस तरह की तमाम कंडीशन जो है वो क्या कहलाती हैं, आपकी एम्प्लॉयड कंडीशंस कहलाती हैं। ओके, फिर आता है आपके पास एम्प्लॉयड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। वही कंडीशन है जो वारंटी में भी थोड़ी देर पहले हमने देखी, कि क्या हो, जो प्रोडक्ट है आपकी वो क्या हो, 100% बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल जो है वो सही कंडीशन में हो। अब इसमें वारंटी भी है और गारंटी भी है, सॉरी वारंटी भी है और कंडीशन भी है कि जो प्रोडक्ट आप ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, वो क्वालिटी वाइज जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। रीज़नेबल प्राइस पर आप एक मुनासिब चीज़ जो है वो जिस प्राइस पर आप ले रहे हैं उस तरह की क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए। फिर है एम्प्लॉयड कंडीशन as to mercant- mercantability. Mercantability of goods sold mean the contract is generally fit for their intent purpose. ठीक है, अब क्या है कि इन केस जो, अच्छा यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है, इट वुड बी, देखिए, इट वुड बी नॉट ब्रेक इफ हॉट टी इन पोर्ड इन इट। ठीक है, मर्केंटाइल है कि अगर आप जो है वो तजारती सामान जो है वो ख़रीद रहे हैं, नीचे है नॉट हार्मफुल प्रोडक्ट है, क्या आप इसके बारे में बता देंगे कंडीशन जो है वो क्या है, कि अगर आप जो है इसमें ठंडी गर्म चाय डालेंगे तो ये कप टूट जाएगा, आपने ठंडा डालना है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो हार्मफुल है, तो वो बताएंगे कि भाई इस तरह से जो है वो हार्मफुल है, इस तरह से हार्मफुल नहीं है। ठीक है, आप कभी भी जो है ना, आप मेडिकल स्टोर चले जाएं, वहाँ से आप जो है ना वो नींद की गोली का पत्ता जो है ना वो आपको कभी भी नहीं देगा सेलर। आपसे मुराद, क्योंकि आप तो सब खैर बड़े ही हैं, आप अपने आप को जो है वो 5 साल छोटा समझ लें और जो है वो जाकर ले लें। ठीक है, अभी अप्रॉक्सीमेटेड आप जितने भी हैं 18 साल से बड़े ही हैं, कुछ होंगे जो 16-17 के होंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो 18 साल से आपके जो है वो बड़े ही हैं, तो सबको जो है वो दे देगा। लेकिन इससे छोटे वाली एज के जब इस लोग जाएंगे मेडिकल पे इस तरह की चीज़ें लेने, तो मेडिकल वाला कभी भी नहीं देगा। ठीक है, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है। अच्छा जी, लास्ट वन, एम्प्लॉयड कंडीशन इन सेल बाय सैम्पलिंग। ठीक है, अच्छा बल्क बाइंग करी जा रही है, अगर सैम्पलिंग के दरमियान एक कंडीशन है, बल्क बाइंग की जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो बाइंग अगर की जा रही है, आप जो है वो एक बोरा चावल का ख़रीदने जा रहे हैं अगर, तो आप उससे आधा किलो चावल लेकर उसे पकाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ ये सही है, आपने दूसरे ले लिए, तो बल्क बाइंग में जो है एक सैम्पल ऑफ क्वालिटी दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक उसकी कंडीशन में से है। ठीक है, तो अच्छा, ये से बायर के पास जो है वो क्या है कि राइट है, एक तरह से कंडीशन है कि वो बल्क बाइंग में से एक सैंपल जो है वो निकाल सकता है, और इफ़ अगर सैंपल डिफेक्ट निकला तो इस सिचुएशन में जो है वो अपनी परचेजिंग को मतलब कंडीशन में तो हम कर सकते हैं ना रिजेक्ट, तो अपनी जो है वो रिजेक्शन दे सकता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटेटर एम्प्टर। ठीक है, अच्छा मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ। हाँ, आज थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ हो रही है आज की वीडियो में। लेट द बायर लेट द बायर बी अवेयर ऑफ द गुड। जो भी गुड है,
ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर के मायने क्या है? लेट द बायर बी अवेयर ऑफ द गुड, ठीक है, कि जो बायर है उसे उस गुड के बारे में हाव नाव होनी चाहिए, उसे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो भी वो गुड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैवेट एम्प्टर के मायने ये लिखे हुए हैं, ठीक है। कैवेट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, और डॉक्ट्रिन के मायने होते हैं टू बिलीव, टू बिलीव, लेट द बायर अवेयर, ठीक है, बी अवेयर, कि उसको उस गुड के बारे में क्या हो, पता हो। बायर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ही डू नॉट नो द बेसिक ऑफ द गुड्स। अगर आप गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं और आपको गाड़ी के बारे में अलिफ बे भी नहीं पता, तो आप वहाँ नुकसान कराएंगे, ठीक है। इफ़ आप जो है वो कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे हैं और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि किस तरीके से बार्गेनिंग होती है, किस तरीके से जो है वो जानवर को परखा जाता है, और आपको कुछ नहीं पता अगर इस बारे में, तो आप जो है वो क्या नहीं कर सकते, इस मामले में जो है वो नुकसान उठा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये कुछ दो पॉइंट्स हैं, ये आप लोग जस्ट कैजुअल रीड कर लें। वही है, लेट द बायर बी अवेयर के बारे में, उसके बाद तमाम तर तजारती चीज़ों के बारे में, और किस तरह से वो सील होता है, किस तरह से जो है वो दिखाया जाता है, रीजनेबल क्या किया जा सके, एग्जामिनेशन कैसे किया जा सके, ये सब उसे आना चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक नज़र। प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, गुड्स हैं, वो उसकी ओनरशिप जो है वो क्या कर दी जाए, ट्रांसफ़र कर दी जाए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करूं, आप अगर कमेंट में उसका जवाब दे दें अगले जो है वो 5 सेकंड में या 10 सेकंड के अंदर। मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, प्राइमा फेसी। अगर आप में से किसी को याद हो, ये ई है लास्ट में ना, तो बता दें। मुझे उम्मीद है कि कुछ को याद होगा और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इस बात को भूल गए होंगे, तो मैं इसे रिपीट भी कर दूंगा। प्राइमा प्राइमा फेसी इज़, ये रिस्क है, अभी सेलर के पास है। अगर ख़राब होगा तो रिस्क जो है वो किसको बेयर करना है, सेलर को, ठीक है। इफ़ सेलर ने वो गुड बायर को दे दी तो रिस्क भी उसके साथ ही गया, ठीक है। पहले रिस्क यहाँ था, और रिस्क जैसे ही सेल कर दिया गया, यानी कि वो गुड सेल कर दी गई, तो रिस्क इसके पास आ गया। यानी कि जिसके पास गुड है, रिस्क सारा उसका है, सारा लॉस, सारा नुकसान, इफ़ कोई एक्सीडेंट होता है उस प्रॉपर्टी का, तो जो नया ओनर है यानी कि जो बायर है वो नुकसानदेह होगा, ठीक है। इन शॉर्ट, जब तक गुड सेलर के पास है तो सेलर उसके तमाम लॉस, तमाम एक्सपेंसेस बेयर करेगा, और जैसे ही उसने उसको सेल कर दिया तो उसके बाद जो है वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो कौन बेयर करेगा, वो आपका जो बायर है वो बेयर करेगा इसमें, ठीक है। अच्छा जी, हाउ प्रॉपर्टी इन गुड इज़ ट्रांसफ़र, किस तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है किसी भी गुड की, ठीक है। Parties are left with their rights to agree for how the property in goods will be transferred from the seller to the buyer। ये उन पार्टीज पर डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज़, कि वो किस सर्कमटेंसेस पर, किस सिचुएशन के तहत, किस तरह से जो है वो क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। आप जो है वो घर की ट्रांसफ़र्स करते हैं तो पेपर्स और सारी तफसीलात के साथ करते हैं। फिर आप गाड़ी की करते हैं तो उसमें कुछ कम होते हैं लेकिन मुकम्मल रखा जाता है, ठीक है।
फिर आप जो है वो कोई गोल्ड परचेज करते हैं भाई रसीद के साथ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन गुड। स्पेसिफिक और असर्टेन हमने जो है वो पढ़ा था। गुड्स की हमने दो टाइप पढ़ी थी, जिसमें था एक एएस करके, एक यू अनअसर्टेन गुड। ठीक है, असर्टेन गुड और अनअसर्टेन गुड के बारे में अगर आपको याद हो तो लिख दे, अदरवाइज मैं बता ही देता हूँ। सो असर्टेन था कि स्पेसिफिक गुड, सामने रखी हुई गुड है, आपने उस पर उंगली की ये मुझे चाहिए, बाहर ने आपको उठा के दे दी। अनअसर्टेन गुड क्या होती है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको तैयार किया जाता है। वो आप उस 20 में मुख्तलिफ प्रोडक्ट रखी हुई हैं, आप किसी पर उंगली करके रख कर जो है ये नहीं कह सकते कि ये 20 फ्रिज एक से रखे हुए हैं। आपको नहीं पता कि आप किसको जो है वो चूज़ करेंगे, सारे तो एक जैसे ही रखे हुए हैं, पहचान नहीं सकेंगे। तो जहाँ पहचान नहीं सकेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, अनअसर्टेन गुड होता है, और जहाँ पहचान सकें वहाँ पर सर्टेन गुड होता है। ठीक है, असर्टेन गुड कह लें, सर्टेन गुड। ठीक है, गुड आर इन डिलीवरेबल स्टेट। देखिए, अगर गुड डिलीवरेबल स्टेट में है तो क्या किया जाएगा, उसे उसी वक्त जो है वो बायर को दे दिया जाएगा। और अगर मौजूद नहीं है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाएं, कहें कि हमें जो है वो एक पिज़्ज़ा चाहिए या जो है वो ब्रोस्ट चाहिए, वो आपको फ़ौरन आपके हाथ में नहीं पकड़ा देगा ये लीजिए सर। लेकिन हाँ, अगर आप एक शॉपिंग मार्ट जाएंगे, वहाँ आप बोलेंगे हमें एक शैम्पू लेना है या सोप लेना है, वो आपको फ़ौरन आपके हाथ में पकड़ा देगा, भाई ये ले लीजिए। हाँ, उसको बनाना पड़ेगा, डिलीवरेबल स्टेट में लेकर आना पड़ेगा उस ब्रोस को या उस पिज़्ज़ा को। क्लियर है? तो जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तब तक जो है वो क्या किया जाएगा, बेसिक बात ये है कि असर्टेन गुड्स के लिए उसको डिलीवरेबल स्टेट में रखा जाए। गुड्स जो सेकंड पॉइंट है, गुड्स आर पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। अगर नहीं है तो उसको क्या किया जाए, डिलीवरेबल स्टेट में डाला जाए, ताकि वो क्या किया जा सके, बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी करने से पहले उसको डिलीवरेबल कंडीशन में, कि किसी को आप प्रेजेंट कर सकें, उस कंडीशन में लेकर आना है। फिर है गुड्स रिक्वायर टू बी मेजर्ड टू अ सर्टेन प्राइस। देखिए, जो भी गुड्स हैं उसको मेजर किया जाए। चावल 1 किलो ले रहे हैं तो 1 किलो की ये प्राइस है, 2 किलो की फिर ये प्राइस है। ठीक है, 1 दर्जन जो केले हैं उसकी ये प्राइस है, और या ऑरेंजेस हैं या एग्स हैं उनकी ये प्राइस है। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में जो है आपको क्या करना है, पहले उसे मेजर करना है, फिर उसकी प्राइस डिटरमाइन करनी है, फिर क्या करना है, उसे डिलीवर करना है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन आपके पास है, गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर अप्रूवल। ठीक है, देखिए इसमें हम समटाइम्स होता है सेल और रिटर्न जो होता है ना, ऑन सेल और रिटर्न जो है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो है जो स्पेसिफिक गुड लिया है, आप वो दिखाते हैं सामने वाले को कि भाई आपको ये पसंद आ भी रहा है, आप ये लेना चाहते भी हैं या नहीं। ठीक है, तो आप दिखाएंगे कि हाँ भाई पसंद आ रहा है, स्पेसिफिकली जो है वो ठीक है, हाँ तो दे दिया जाए, नहीं है तो फिर इग्नोर कर दिया जाए कि भाई नहीं लेना। अच्छा, पहले था ट्रांसफ़र ऑफ असर्टेन, नीचे आ गया ट्रांसफ़र ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, जिसकी पहचान नहीं हो सकती। क्लियर है? एक नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है इसकी यहाँ पर, ये रही। ठीक है, थस इफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ सेलर एग्री टू सेल 10 kgs ऑफ शुगर फ्रॉम हिज स्टॉक ऑफ 100 kg ऑफ द गुड असर्टेन। आप उसमें से ये नहीं कह सकते ये वाला दाना जो है मुझे चाहिए चीनी का, राइट? आप 10 किलो तो ले सकते हैं 100 किलो के बोरे में से, लेकिन आप स्पेसिफिक ये नहीं कह सकते कि मुझे ये वाला गुड चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की आपके पास जो है बल्क बाइंग में जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो बोरे चूज़ कर लिया तो कर लिए, लेकिन भाई ये वाला दाना नॉट पॉसिबल, राइट? मेरे ख्याल से ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी। ये आप पूरा एक दफ़ा जो है वो पैराग्राफ चाहें तो रीड कर लें, कोई बात ऐसी निकल आए जो समझ ना आ रही हो तो मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट क्वालिटी क्वांटिटी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएशन मस्ट बी इंटेंशनल, जानकर उसकी ख्वाहिश हो उसे सेल करने की, ऐसा ना हो कि कंसेंट ना हो उसका। फिर आपके पास है अप्रोप्रिएट मस्ट बी इधर सेलर असेंट ऑफ बायर एंड द बायर। हाँ, बायर जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है उसे असेंट करे, यस करे, सेलर अपनी मर्ज़ी से उसे यस करे, दोनों पार्टीज़ के लिए जो है ये
ज़रूरी है। इफ़ द सेलर मस्ट नॉट रिजर्व द राइट टू डिस्पोजल, अगर इस सिचुएशन बन जाए कि वो उसको रिजेक्ट कर दे, सेलर जो है क्या करे, उसको एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, कि अगर बायर को पसंद नहीं आ रहा और वो उसे एक्सेप्ट ना करे, ऐसी सिचुएशन जो है वो है हमारे पास। फिर सेलर डीम टू अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट, अनकंडीशनल होना चाहिए सेलर को कि भाई आप एक टांग पे आएंगे मैं तभी आपको जो है वो 10 किलो चीनी दूंगा, इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो। ये तो हमने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं, राइट। अच्छा, इसमें एक कुछ पॉइंट आ रहे हैं। अच्छा, रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल, अभी ऊपर हमने जस्ट देखा ही है उसको। प्रॉपर्टी इन गुड्स यूजुअली पास विद द पोजेशन ऑफ द गुड, भाई जिसके पास गुड जाएगी उसके पास उसकी जो है वो, मतलब जिसके पास पोजेशन होगी वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, राइट। फिर हमारे पास है एंड यूजुअली डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द पेमेंट ऑफ प्राइस, कि उसका कोई कनेक्शन पेमेंट ऑफ प्राइस से नहीं होता, कि जिसके पास वो है उसके पास जो है वो उसका राइट है, ठीक है, जिसके पास भी वो चीज़ रखी हुई है, उससे ये बात नहीं है कि पैसे उसको दे दिए चीज़ उसकी थी, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होती है। रिस्क प्राइमा फेसी, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, इसी वीडियो में ही पढ़ा है, तो आई होप कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल में हमारे पास है कि सबसे पहली लाइन एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, एक काइंड ऑफ कह लें एब्रीवेशन कह लें इसको, या एक वर्ड कह लें, ठीक है। ये यहाँ से क्या है, द मैक्सिम नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट मीन्स, ये पूरा एक अल्फाज है, दा के बाद से मैक्सिम नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट मीन्स, ये इस तरह का क्वेश्चन है कि ये पेपर में आ सकता है आपके पास। मीन्स दैट नो वन गिव दैट ही हैज़ नॉट, के नो वन गिव दैट ही हैज़ नॉट, के अगर मैं आपसे कहूँ मिस्टर अकरम आपके पास गाड़ी है, मिस्टर अकरम सेड नहीं मुझे अपनी गाड़ी सेल कर दे, भाई जब है ही नहीं तो कहाँ से सेल करेगा, क्लियर बात समझ आ रही है। तो जिसके पास जो चीज़ नहीं मौजूद वो उसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है हमारे पास सेल बाय मर्केंटाइल, मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। देखें, सेल किससे की जाए, मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि बोनाफाइड पर्सन के पास। बोनाफाइड पर्सन जो है वो क्या होता है, जिसके पास वो सामान जायज़ तौर पर सही तरीके से मौजूद हो, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट लाइन इसकी लिखी हुई है, अगर आपको यहाँ मिल जाए, दा से स्टार्ट है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, द टाइटल वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, वो शख्स जिसको राइट दिया गया है सेलर की तरफ से कि तुम ये सामान बेच दो, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट ने सेलर का सामान जो है वो बेच दिया किसको, बायर को। द रियल ओनर, जो इसका एक्चुअल सेलर था, कैन नॉट क्लेम द गुड फ्रॉम द बायर, अब क्योंकि उसने उसको बेच दिया है तो वो बायर से वापस नहीं ले सकता, क्लियर है। सेल बाय को ओनर, अगर गुड जो है वो किसने सेल कर दी है, को ओनर ने सेल कर दी है, यानी वो गुड मिस्टर ए की भी है मिस्टर बी की भी है, दोनों लोगों ने क्या करा, इत्तेफाकिया तौर पर मिस्टर ए उसको बेचना नहीं चाह रहे थे और मिस्टर बी ने बेच दिया, तो अभी सिचुएशन में क्या होगा कि बायर से कोई भी जो है उसे वापस नहीं ले सकता, और बायर जो है कोई भी डिफेक्ट अगर उस प्रोडक्ट में निकलेगा तो उसे वो क्या करवा लेगा, वारंटी के तहत या कंडीशन के तहत या नॉर्मल वे में उससे रिफ़ंड करवा लेगा या एक्सचेंज करवा लेगा जो भी डिफेक्ट उसमें होगा। फिर हमारे पास है सेल आफ्टर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी क्या क्लिक हो गया था। सो
अच्छा, सेल आफ्टर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बस ये यहीं तक इसको आज रखेंगे, देन कल इंशाल्लाह मैं ये चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सेल आफ्टर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ के पहले जो है वो क्या था, नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, मिस्टर एक्स परचेज अ कार फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर मिस्टर जेड अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने चैप्टर नंबर 2 में तफसीली तौर पर पढ़ा था। इमोशनली क्या किया जाए, किसी को मजबूर किया जाए, ठीक है, इमोशनली कैसे किसी को मजबूर किया जा सकता है। बॉस ने जो है वो अपने एम्प्लॉई को क्या कहा कि मिस्टर अकरम, अगर आप जो है वो मुझे अपनी गाड़ी सेल नहीं करेंगे तो मैं आपको कल से ऑफिस में आप नज़र ना आए। मजबूरन उसको अपनी गाड़ी उसको बॉस को सेल करनी पड़ जाएगी, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइडेबल है, गलत है। क्लियर है। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर द सेल। देखें, सेलर ने जो इफ़ द गुड आर इन पोजेशन ऑफ द सेलर आफ्टर द सेल एंड द सेलर सेल द गुड अगेन, वर्ड समझ आ रहा है, अगेन टू अ पर्सन। मिस्टर ए ने जो है सेलर से प्रोडक्ट परचेज कर लिया और कहा कि आप इसे 10 मिनट रखें, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। इत्तफाकिया तौर पे या जानकर सेलर ने मिस्टर बी को वही गुड सेल कर दिया और वो लेके चला गया। मिस्टर ए जो है उसको सू कर सकते हैं, उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं कि आपने जो है वो मेरी प्रोडक्ट किसी और को सेल कर दी बग़ैर मेरी इजाज़त के। क्लियर है। फिर हमारे पास है सेल बाय बायर्स इन पोजेशन के property in the goods often passes from seller to the buyer on handing over the possession of the good, but buyer cannot be in possession of the good before the sale। अगर क्या हो, कंडीशन दी गई कि क्या करा जाए, सेल होने से पहले मुझे जो है इस प्रोडक्ट को देखना है, मुझे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कार की एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसे चला के देखना चाहता हूँ, आप चला के आगे गए और आगे जाके आपने उस गाड़ी को बेच दिया, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते जब तक आप अपने पास उसको परचेज ना कर ले, जब तक बायर के पोजेशन में एक्चुअल नहीं आए तब तक आप उसको क्या नहीं कर सकते, सेल आउट नहीं कर सकते। क्लियर है। सेल बाय एन अनपेड सेलर, ठीक है, सेल बाय एन अनपेड सेलर, ये क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन वगैरह लिखवाऊंगा तो उसमें जो है ये मौजूद है, ठीक है, तो ये आपको याद भी करना हो सकता है, मैं चेक कर लूँगा, मुझे यहाँ तक याद है कि ये सवाल अमूमन पेपर में आता है। सेल बाय एन अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, एज एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट परचेज करी, लेकिन जो है आपने बायर सेलर को उसके पैसे नहीं दिए, ठीक है, नहीं सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, सेलर को आपने, बायर ने कहा कि भाई मैं इसको परचेज़ करता हूँ, आप ये रखें, मैं आपको जो है वो क्या देता हूँ, उसके 2 दिन बाद पैसे देता हूँ, ठीक है। आपने एज अ बायर सेलर को 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, पैसे नहीं दिए, अनपेड सेलर के पास ये राइट है कि वो किसी और को सेल कर दे, या तो आप क्या कर देते, उसको उस ड्यूरेशन के अंदर पे कर देते, अदरवाइज़ अगर आपने पे नहीं किया है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप जो है वो किस में चले जाएंगे, अनपेड सेलर में, कि आप उसको जो है या तो प्रोडक्ट को लीन कर कर जो है वो किसी और को दे देंगे, अपने पास कब्जे में रख लेंगे, प्रोडक्ट को छीन कर वापस ले आएंगे। ये सब आपके पास जो है वो क्या है, इसके एक तरह से राइट है कि आप उसे दोबारा सेल कर सकते हैं, ठीक है, सेलर जो है, क्योंकि बायर ने उसको पैसे नहीं दिए। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ी सी गड़बड़ बनी है वीडियो में। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ के बारे में, राइट ऑफ लीन के बारे में, मे भी शायद ये थोड़ा सा ही और बाकी है। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल हो तो व्हाट्सअप नंबर मेरा गिवन है, ईमेल गिवन है, तो आप आसानी तौर पर क्या कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो भी सवाल हो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह।